उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व के अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और युवा मोर्चा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता के राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र सिंह, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय महामंत्रीगण आदरणीय जे.पी. नड्डा साहब, हमारे बीच में उपस्थित हैं विजय मल्होत्रा जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं राष्ट्रीय महामंत्री अनंत कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजय गुप्ता जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सह प्रभारी एवं राष्ट्रीय मंत्री वाणी त्रिपाठी जी, महेंद्र पांडे जी, आज यहाँ पर उपस्थित मेरे युवा साथियों, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी देश भर के युवा मित्रों, मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ और आप सभी के बीच में इस आह्वान के साथ आया हूँ कि आइए आज भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग में अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में हम चलेंगे, बढ़ेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक भ्रष्टाचार की लड़ाई को जमीन से खत्म नहीं कर देंगे। हम लोग आए हैं आज अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में इस बात को कहने आए हैं कि युवा, आज देश भर का युवा आक्रोशित है, भ्रष्टाचार के दलदल में छिपा पूरी तरह से यूपीए सरकार डूब चुकी है। मैं आपके बीच में इसी आह्वान के साथ आया हूं कि आज देश का हर युवा इस सवाल को पूछ रहा है कि कहाँ है मनमोहन और सोनिया का वो हाथ जिसने विश्वासघात किया, कहाँ गया मनमोहन और सोनिया का वो हाथ जिसने कहा था कि गरीबों के साथ होगा और गरीबों के पेट पे लात मार रहा है। आज कहाँ गए मनमोहन और सोनिया का वो हाथ जिन्होंने कहा था कि हम विश्वास के साथ घात नहीं करेंगे। लेकिन आज देश की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और आज युवाओं के पास सामने ये चुनौती है कि चुनौती में वो स्वीकार करें और केंद्र में बैठी हुई सरकार को गांठ फेंकने का आह्वान के साथ हम यहाँ जुटे हैं। आज हम लोग आए हैं, मैं अपनी बातों को संक्षेप में रखूंगा। जहाँ एक और भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबी हुई है और कांग्रेस के बड़े नेताओं की काली धन की सूची अभी तक सरकार देने को तैयार नहीं है। हमारे विदेशों में काले धन इकट्ठा है इन काले नेताओं के और उन नेताओं की सूची आज तक देश की जनता जानने की चाहती है। हम यहाँ देश भर से युवा आए हैं, हम चाहते हैं कि उन नेताओं का चेहरा बेनकाब होना चाहिए जिन्होंने हमारे भविष्य के निर्माण का पैसा को ठगा है। आज वो उन पैसों से कितने पंचायतों में विकास हो सकता था, कितने गांव में बिजलियां की रोशनी हो सकती थी। पर आज देश का युवा ये पूछना चाहता है, ये सवाल करना चाहता है राहुल गांधी से, जिन्होंने कहा था कि आइए युवाओं के साथ जुड़िए। आज देश का युवा राहुल गांधी से सवाल करता है कि आपने हमें क्यों ठगना। आज आपकी सरकार 7 साल से चल रही है, यूपीए 1 देखा हमने, यूपीए 2 देखा, दोनों ने भ्रष्टाचार में अपनी सभी मंत्री डूबे हुए हैं। आधे दर्जन से अधिक मंत्री जेलों में हैं और आधे दर्जन से अधिक मंत्री कब जेलों में चले जाएंगे इसकी कोई पता नहीं। आज दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है, चाहे कॉमनवेल्थ का घोटाला हो या अदर सोसाइटी का घोटाला हो। कितने ही घोटाले हैं, हमारे सारे युवा मित्र जानते हैं कि देश भर में आज घोटालों की असंख्य संख्या कांग्रेस की देन बनती जा रही है। मैं आपके सामने आह्वान करने आया हूँ, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, अगर कहीं है आग तो आग जलनी चाहिए। मेरे युवा कार्यकर्ताओं, आपके मन में जो आक्रोश है उस आक्रोश को बांधे रखिए और यहाँ से निकलकर जब रामलीला मैदान की ओर जाएंगे, रामलीला मैदान से जब संसद की ओर जाएंगे तो एक एक युवा कार्यकर्ता हमारे साथ चलेगा। हम लोग चलेंगे और संसद का घेराव करेंगे। आज देश भर में से आए हुए हमारे असंख्य कार्यकर्ता इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि क्यों हमारे कॉमनवेल्थ गेम में जो हमारे देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ था उसमें भी हमारे नेताओं ने, दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेताओं ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। जो चीजें सामान्य दरों पे मिल सकती थी उसको बड़े दामों में खरीदा गया। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में बैठी हुई सोनिया मनमोहन से कि जब देश भर की जो खजाने की बाहर में विदेशों में जा रहा था
तो आयात निर्यात घोटाले हो रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? ये आप कह के नहीं निकल सकते कि मनमोहन प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें लिप्त है पर प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसा मानने को हम तैयार नहीं है। हम युवा कार्यकर्ता जानते हैं कि बिना मनमोहन और सोनिया के सहमति से कांग्रेस की कोई बात नहीं होती। और अगर आज उनके सहमति से घोटाले हो रहे हैं, उनके सहमति से मंत्री जेल में जा रहे हैं, तो उनको भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हम आपसे आह्वान करेंगे मेरे मित्रों कि आइए इस बड़े आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाइए। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। उसके पहले मैं आपसे अब मैं अपनी बातों को विराम करते हुए एक लाइन कहूंगा। मैं उस लाइन से चाहूंगा कि आप सब हमारे मित्र इस बात को ध्यान देंगे कि आज रामलीला मैदान से जब हम निकलेंगे तो ये जो जितने हमारे गेट हैं बाईं ओर, मेरे बाईं ओर जो गेट है, इसी गेट से हम लोग निकलेंगे। पहले हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन होगा, उसके बाद हम लोग बाईं ओर गेट से निकलेंगे और संसद घेराव की ओर बढ़ेंगे। एक बार जोरदार नारा आइए, भारत माता की। दोनों हाथ उठा के मेरे मित्रों नारा आइए, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। मित्रों दोनों हाथ उठा के नारा आइए, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मत बता के हमारे सभी बैठे हुए नेताओं का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरे मित्रों। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा हुआ है यहाँ पर, जिनका मार्गदर्शन लेने के बाद हम चलेंगे संसद घेराव की ओर। अब हमारे बीच में हमारे महामंत्री और इस कार्यक्रम में लगे हुए हमारे मित्र यूपी प्रदेश में प्रभारी भी हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं और काफी दिनों से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ऐसे हमारे महामंत्री आदरणीय मनोज मिश्रा जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय मनोज मिश्रा मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, जुझारू नेता आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, मंच पर विराजमान हमारे युवा मोर्चा के 36 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और इस रामलीला मैदान में उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मित्रों, यह रामलीला मैदान आज जवानियों का सैलाब देख रहा है। यह जवानियों का सैलाब है, इसके बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि रुकते हैं दरिया भी कभी कभी और झुकते हैं पर्वत भी कभी कभी। रुकते हैं दरिया भी कभी कभी, झुकते हैं पर्वत भी कभी कभी। नहीं रुकती है तो ये रवानियां और नहीं रुकती है तो ये जवानियां। देखो आज इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने देश के सामने जो परिस्थितियां पैदा कर दी है, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, इस सरकार ने अभूतपूर्व बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमने ऐसी बदनाम सरकार 64 वर्षों में इससे बदनाम सरकार नहीं देखी। मित्रों, एक गाना में सुना करता था, उन्नी बदनाम हुई, बदनामी के ऊपर ये गाना, बदनामी के ऊपर ये गाना 2 साल से चल रहा है, गांव गांव में गली गली में चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि मुन्नी बदनाम हो गई है। लेकिन मित्रों, मुन्नी से भी ज्यादा कोई बदनाम है तो वो मनमोहन की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुन्नी ज्यादा बदनाम है कि मनमोहन? हाथ उठा के बोलिए मनमोहन। आज तक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जहां देखो सरकार दमन पे उतारू है। हमने राज चौक पे तिरंगा फहराने का प्रयास किया था, प्रधानमंत्री ने उनको रोकने का प्रयास किया।
अनुराग ठाकुर ने उस चुनौती को स्वीकार किया और हमने जाकर के वहां पर झंडा गाड़ दिया। ये मनमोहन की सरकार हमको नहीं रोक पाई। आज हम संसद पे जाने वाले हैं, वहां घेराव करने वाले हैं। इस सरकार की आदत बन गई है दमन करने की। हम आदरणीय श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मंच पर जोरदार तालियों के साथ, जगजगाहट के साथ उनका स्वागत करिए। जोरदार तालियों के साथ आज श्रद्धेय सुषमा जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय शाहनवाज जी, आदरणीय मुंडे जी हमारे बीच में है। जोरदार मित्रों, आज सरकार की कमजोर नीति के कारण आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जगह जगह आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। आतंकवादियों के घर जाकर के कांग्रेस के महासचिव चाय पीते हैं, उनके साथ सहानुभूति जताते हैं। मित्रों, कांग्रेस की सहानुभूति आतंकवादियों के साथ है। कांग्रेस के युवा नेता राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी कहते हैं, मुंबई हमले जब हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसे एक दो हमले तो होकर ही रहेंगे। मित्रों, राहुल गांधी भारत की नीति तय करेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि आखिर भारत कब तक आतंकवाद का शिकार रहेगा, ये एक दो हमले कब तक होते रहेंगे। और मित्रों, कांग्रेस जिसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, मैं ध्यान चाहता हूं आप सबका, कांग्रेस जिसको देश का भावी प्रधानमंत्री बता रही है, वो राहुल गांधी जो मूंग और मसूर का अंतर नहीं जानता, जो खेत और खलिहान का अंतर नहीं जानता। भारत की राजनीति में राहुल गांधी क्या है? भारत की राजनीति में राहुल गांधी लॉलीपॉप बेबी है। उस लॉलीपॉप बेबी की आया दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह उनकी आया है। मित्रों, इस दिग्विजय सिंह ने खुलेआम ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के पुकारा, उनको दफनाने की चिंता व्यक्त की। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं दिग्विजय सिंह, तुम ओसामा बिन लादेन को दफनाने की चिंता मत करो। यही हालात रहे तो कांग्रेस को दफनाने के दिन आ जाएंगे। कांग्रेस को दफनाने की चिंता करो। मित्रों, अफजल गुरु पर इनने फांसी नहीं दी, कुछ वोटों के लालच में इनने फांसी नहीं दी। साहब अभी तक फांसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, जब एनडीए की सरकार आएगी, हमारे भाजपा के नेता लाल किला पर तिरंगा फहराएंगे। हमारी कैबिनेट पहला निर्णय जो लेगी वो निर्णय होगा कि अफजल गुरु को फांसी पर टांगा जाए। मित्रों, आतंकवाद से लड़ने के लिए आज कांग्रेस की नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। मित्रों, रोज रोज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, जिस प्रकार से रोज रोज बातें सामने आ रही है, एक के बाद एक धारावाहिक सामने आ रहे हैं। मित्रों, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस और भ्रष्टाचार का चोली और दामन का साथ है। लेकिन पहले जो घोटाले 64 करोड़ के होते थे, पहले जो घोटाले 135 करोड़ के होते थे, वो घोटाले आज लाखों करोड़ों में पहुंच गए हैं। मित्रों, कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में हमने पहले से कहना शुरू किया था। 2G स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बहुत पहले से कहना शुरू किया था। हमने जिन लोगों पे आरोप लगाए थे वो सारे लोग आज जेलों के अंदर हैं। मित्रों, और इन सारी बातों में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भूमिका है। लेकिन प्रधानमंत्री की छवि कैसी बन गई है, वो बोलते ही नहीं है। और बोलते भी है तो क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, मैं उतना दोषी नहीं हूं जितना मुझे बताया जा रहा है। मनमोहन सिंह जी, यह देश जानना चाहता है आप कितने दोषी हैं। क्या कलमाडी जितने दोषी हैं, या करीमोजी जितने दोषी हैं, या दयानिधि मारन जितने दोषी हैं। मित्रों, लेकिन आज मनमोहन सिंह कहते हैं, मैं मंच पर आदरणीय श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी का स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। माननीय रामलाल जी मंच पर हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। मित्रों, इन सभी घोटालों में कुछ बातें सामान्य हैं,
सभी का खुलासा राष्ट्रीय एजेंसी ने किया है। हर घोटाले के बाद प्रधानमंत्री की पहली टिप्पणी आती है कि मुझे जानकारी नहीं है, दूसरी टिप्पणी आती है कि घोटाला हुआ ही नहीं है, और तीसरी टिप्पणी आती है कि यदि घोटाला हुआ भी है तो हमारे लोग निर्दोष हैं। और हर मामले में कार्रवाई करने में आनाकानी की जाती है और हर मामले में कोर्ट के दबाव में लोगों को जेल भेजा जाता है। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, ये रामलीला मैदान में जो ये जवानियां आई हैं, ये बाबा रामदेव के साथ महिलाएं और बच्चे आए थे, उनके ऊपर रात को दंगे चलाए गए थे। ये यहाँ पर आई हुई जवानियां उबलता हुआ लावा है, इनके ऊपर वैसा लाठीचार्ज करने की गलती दिल्ली पुलिस ना करे, नहीं तो आज आर पार की बात होगी। ये नौजवान यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। हम घर से संसद का घेराव करने के लिए आए हैं। अपनी एक छोटी सी बात कहकर के मैं बात को समाप्त करूंगा कि आंधिया लाओ, आंधिया लाओ, लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। कुरुक्षेत्री समर की भूमिका फिर सजने लगी, पार्थ फिर गांधी संकार को पैदा करो। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सुषमा स्वराज जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी, राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर और लोकसभा में पार्टी के उप नेता श्री गोपीनाथ जी मुंडे, श्री विजय कुमार जी मल्होत्रा, श्री विजय जी गुप्ता और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी नौजवान बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर को बधाई देना चाहता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने देश के कोने कोने से सारे नौजवानों को भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में आज आमंत्रित किया है। मैं कभी यह सोचने लगा था कि आजादी तो हासिल हो गई, लेकिन जिस समय भारत को आजादी हासिल नहीं हुई थी, उस समय नौजवानों के अंदर जो उमंग और उत्साह हमको देखने को मिलता था, क्या वह आजादी हासिल होने के बाद हमारे देश के नौजवानों के अंदर वह उमंग और उत्साह समाप्त हो गया है? क्योंकि आज वह 9 अगस्त का दिन है, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश इसी समय हुआ था। और उसके पहले मेरे नौजवान दोस्तों, आप जैसे ही इस हिंदुस्तान के नौजवानों ने, चाहे वह खुदीराम बोस हो, चाहे वह राजगुरु हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, जिन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। आज के अवसर पर मैं उस चंद्रशेखर आजाद जैसे 26 साल नौजवान को भी याद करना चाहता हूं, जिस चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जवानी में ही इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तो उस स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद को यह चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए स्वाभिमानी 26 साल के स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही सीने में अपने रिवॉल्वर की अंतिम 2 गोली दाग लेने का काम किया था। ऐसे नौजवानों के बलिदान के परिणाम स्वरूप ही यह भारत आजाद हुआ है। लेकिन जिन नौजवानों ने उस ब्रिटिश हुकूमत, जिस ब्रिटिश हुकूमत के बारे में कहा जाता था, इस ब्रिटिश हुकूमत का सूरज कभी अस्त नहीं होगा,
उस ब्रिटिश हुकूमत के सूरज को अस्त करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी देश के जवानों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था। लेकिन जिन नौजवानों ने उस समय बलिदान दिया था अपना, क्या उनका स्वप्न रहा होगा कि जब भारत आजाद होगा तो हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो भारत केवल धनवान ही नहीं होगा बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व करने वाला एक ऐसे महान भारत का हम इस आजाद भारत में निर्माण करेंगे। लेकिन आजादी के 63 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज तक उन बलिदानी जवानों का स्वप्न आजाद नहीं हो पाया। लेकिन आज इस युवा मोर्चा नौजवानों की इस महारैली में मैं आह्वान करना चाहता हूं सभी नौजवानों को कि आइए हम सभी यह मिलकर हम आज यह संकल्प लें कि जब तक अपने इस हिंदुस्तान के शहीद जवानों का भारत को एक महान भारत बनाने का स्वप्न हम साकार नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे। आज ये हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। कभी सोचा नहीं होगा आजाद सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे नौजवानों ने कि आजाद भारत में भ्रष्टाचार का इस सीमा तक बोलबाला हो जाएगा। लेकिन आजादी हासिल होने के बाद लंबे समय तक हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी की रही है तो वह कांग्रेस पार्टी की रही है। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के संबंध में महात्मा गांधी ने आजादी हासिल होने के बाद ही, जब उसके पहले 1937 में इस देश के 6 राज्यों में कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, तो 2 साल तक वह कांग्रेस की 6 राज्यों में हुकूमत चलने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं इस कांग्रेस की हुकूमत में सरेआम भ्रष्टाचार को बढ़ते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूं और इस भ्रष्टाचार को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और यही हालत रही तो कांग्रेस पार्टी को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। यह सन 1939 पे ही महात्मा गांधी ने कहा था। सच्चाई तो यह है कि आज की यह कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का लाइसेंस यह अंग्रेजों के हुकूमत पे ही ले चुकी है और आज भ्रष्टाचार किस सीमा तक पहुंच गया है। आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा इन सारे भ्रष्टाचारियों ने इसे ले जाकर दुनिया के विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है काले धन के रूप में। कभी लोगों ने यह सोचा भी नहीं। क्या कांग्रेस को इस बात की जानकारी नहीं है रोमन साम्राज्य का भी पतन हुआ था तो भ्रष्टाचार के कारण हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति भी हुई थी और लुई का साम्राज्य का भी यदि पतन हुआ था तो भ्रष्टाचार के कारण हुआ था। मेनलैंड चाइना के चांग काई शेक का भी यदि पतन हुआ था तो भ्रष्टाचार के कारण हुआ था। और 1977 में हिंदुस्तान की राजनीति से कांग्रेस का सफाया हो गया था तो वह भ्रष्टाचार के कारण ही हुआ था। यह हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की जनता इस सच्चाई को अच्छी तरह समझती है। इसलिए कहना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मेरे नौजवान दोस्तों, अब वह समय आ गया है कि 2014 के चुनाव में यहां से कांग्रेस को जाने से और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में विजय पताका फहराने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए मैं आप सबसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार और काला धन यह इस समय समस्त देशवासियों के चिंता का विषय बना हुआ है। काले धन के संबंध में सही आंकड़े देना तो यह बहुत ही कठिन है, लेकिन कई अर्थशास्त्रियों ने यह कहा है कि हिंदुस्तानियों की गाढ़ी कमाई का पैसा जो दुनिया के विदेशी बैंकों में इतना जमा है कि भारत के ऊपर विदेशों का जितना कर्ज है उसका 13 गुना धन यहां के भ्रष्टाचारियों ने काले धन के रूप में दुनिया के विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है।
कुछ अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि इतना काला धन जमा है कि हिंदुस्तान की 45 करोड़ से लेकर 50 करोड़ जनता को 1-1 लाख रुपया बांटा जा सकता है। और यह भी दावा किया गया है कि जिस दिन दुनिया के विदेशी बैंकों में जमा काला धन इस हिंदुस्तान के बैंकों में आ जाएगा तो उसके 5 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान की गरीबी और बेरोजगारी समाप्त होकर रहेगी और भारत एक खुशहाल भारत बन जाएगा। यह विश्वास कई अर्थशास्त्रियों ने व्यक्त किया है। लेकिन आज इस रैली के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, याद दिलाते हुए आपको यह मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ था, उसी समय उसके बाद सारे विश्व में एक विश्व युद्ध चल रहा था। और विश्व युद्ध के बाद आपने देखा कि उस विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का एक ताकतवर देश बनकर खड़ा हुआ था। मुझे लगता है हमारे बीच आदरणीय अडवाणी जी आ चुके हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यह निवेदन कर रहा था कि जिस समय आजादी हासिल करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। 1942 के 5 वर्षों के बाद 1947 में हम सबको आजादी हासिल हो गई। और यह भी दुनिया ने देखा है कि अमेरिका दुनिया का एक ताकतवर देश के रूप में उभरकर सारे विश्व के सामने आया था। आज मैं यह महसूस कर रहा हूं कि जिस तरीके से भारत में हम भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ रहा है, काले धन का प्रभाव जिस तेजी के साथ बढ़ा है, और इस हिंदुस्तान की नौजवानों ने जिस तरीके से अंगड़ाई ली है, और विश्व के कई देश, चाहे वह यूरोपियन कंट्रीज हो, यूरोप के देश हों अथवा अमेरिका हो, आर्थिक दृष्टि से उनकी हालत जितनी नाजुक हो रही है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि भले ही विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सारे विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में क्यों न खड़ा हुआ हो, लेकिन इस समय विश्व के समक्ष एक आर्थिक महासंकट खड़ा हो गया है। और इस आर्थिक महासंकट का मुकाबला करते हुए विश्व की एक बड़ी ताकत के रूप में भी कोई देश इस दुनिया की धरती पर खड़ा होने जा रहा है, तो उस देश का नाम भारत है। भारत यह दुनिया की एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा। इसी विश्वास के साथ और पुनः नौजवानों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए और प्रिय अनुराग ठाकुर को भी और उनकी पूरी टीम को इस सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। भारत माता की। मित्रों, इसी बीच हमारे बीच श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी मंच पर आ चुके हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब उनका अभिवादन करें। हमारे बीच श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जो उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करिए। मित्रों, श्रद्धेय सुषमा जी को अभी लोकसभा में जाकर के एक महत्वपूर्ण बहस में भाग लेना है, इसीलिए मैं श्रद्धेय सुषमा जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्नेही भाई अनुराग ठाकुर जी, हम सबके मार्गदर्शक और हमारे संसदीय दल के अध्यक्ष श्रद्धेय
जनता युवा मोर्चा और दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और इस विशाल रैली में आए मेरे बहुत ही उत्साही युवा साथी, सबसे पहले मैं अनुराग जी को बधाई देना चाहती हूँ एक बात की, उन्होंने बहुत ही प्रासंगिक विषयों महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और काले धन जैसे विषयों पर इस विशाल युवा रैली का आयोजन किया। मित्रों, आज पूरे देश में ये विषय ज्वलंत बनकर के मुंबई खड़े हैं। आज की यूपीए सरकार अपने दूसरे अवतार में मई 2009 में सत्ता में आई, लेकिन आज बिना किसी संकोच के मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि ये सरकार एक साल के बीतते अलोकप्रिय हो गई और 2 साल के बीतते बदनाम हो गई, पूरी तरह से बदनाम। अलोकप्रिय होने का कारण था महंगाई और बदनाम होने का कारण था भ्रष्टाचार। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है मित्रों, महंगाई की पहली मार महिला की रसोई पर पड़ती है और एक महिला के नाते आज मैं यहाँ खड़े होकर के कह सकती हूँ कि महंगाई का आलम यह है कि रसोई में पकने वाले आटा, दाल, चावल, घी, तेल, चीनी में तो आग लग गई, लेकिन जिनमें आग जलनी चाहिए थी उस गैस और स्टोव की आग बुझ गई। एक अजीब परिस्थिति पैदा हुई, गैस के दाम बढ़े, नीचे रख दो, नीचे उधर रख देते बोले महिला जो स्टोव जलाती है केरोसिन मुहैया नहीं है, जो गैस जलाती है उसके लिए गैस मुहैया नहीं है, और जो थाली में परोसती है उसको थाली का निराला दूर हो। मित्रों, शासन तो हमने भी किया था, 6 बरस हम केंद्र सरकार में शासन में थे। यहाँ बैठे हुए कितने ही मंत्री जो अटल जी के साथ कैबिनेट में थे मेरे साक्षी होंगे कि हर कैबिनेट की मंत्री में अटल जी एक बात कहते थे कि हम कुछ अच्छा करें या ना करें, पर आम आदमी के मुंह से रोटी का निवाला छीनने का अपराध नहीं करेंगे। ये अपराध नहीं, पाप होता है, लेकिन ये सरकार ये पाप दिन रात कर रही है, पर इसके माथे पर शिकन नहीं। ये सरकार ने वादा खिलाफी की है। चुनाव में एक नारा लेकर गए थे, क्या था वो नारा? कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, कहा था ना, पोस्टर लगाए थे, दीवारें रंगी थी, अखबारों में विज्ञापन दिए थे, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। और आज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या चुनाव के बाद वो हाथ कभी दिखाई दिया? वो हाथ कभी आपका कंधा सहलाने नहीं आया मित्रों, वो हाथ कभी आपकी पीठ थपथपाने नहीं आया। जब भी वो हाथ आया, आपकी जेब पर डाका डालने आया, आपकी जेब से पैसा निकालने। संसद में 12 बार इस महंगाई पर चर्चा हुई है, 12 बार, लेकिन शासकों के कान पर भी नहीं गई। मैं कई बार कहती हूँ कि आम औरत का महंगाई का दर्द फिल्म वाली नगरी बम्बैया वालों को तो सुनाई पड़ गया, एक फिल्म में गीत बन गया, सखी सैया तो बहुत कमाते, महंगाई डायन मार जाते, लेकिन दिल्ली के शासकों को सुनाई नहीं दिया। 13वीं बार की चर्चा के बाद भी देश के वित्त मंत्री ये नहीं कह सके कि हम महंगाई पर लगाम लगाएंगे, हम महंगाई को रोक पाएंगे। और एक तरफ ये महंगाई और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार। जब भ्रष्टाचार की राशि सुनते हैं तो कानों पर विश्वास नहीं होता मित्रों। 2G में 1,76,000 करोड़, CWG में 70,000 करोड़, आज सब्सिडी में 53,000 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्गों में हजारों हजार करोड़। जितने 1000 करोड़ का कई राज्यों का बजट होता है, उतने करोड़ तो एक विभाग का मंत्री लूट के खा रहे।
अपना रिपोर्ट कार्ड मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने देश के सामने रखा तो कहा कि हम प्रतिज्ञा करते हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। शर्म नहीं आती आपको? संकोच नहीं होता? अरे जिस सरकार का एक मंत्री जेल के अंदर है, जिस सरकार का एक वरिष्ठ सांसद जेल के अंदर है, जिस सरकार के एक सहयोगी की बेटी जेल के अंदर है, वो नेता कहते हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। ये खड़े हैं, ये तिहाड़ जेल के अंदर हमने खड़े किए कलवाड़ी, राजा, कनीमोई। मैं पूछना चाहती हूँ आप किसे गुमराह कर रहे हैं? आप किसे आश्वस्त करना चाहते हैं? हजारों हजार करोड़ की लूट आपके एक एक विभाग में हुई है और आपको संकोच नहीं ये कहते हुए ये होता कि आप भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। और संकोच ये भी कहते नहीं होता। प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे तो किसी बात की जानकारी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अगर आप पता नहीं था तो किस मर्ज की दवा है प्रधानमंत्री जी? इसीलिए मैंने संसद में बोलते हुए उर्दू का एक शेर पढ़कर उनसे सवाल पूछा। मैंने कहा था तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लिखा। मेरा सीधा संबोधन था प्रधानमंत्री को, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। मुझे मुखिया बनाकर बैठाया है हमने और आप कहते हैं मुझे पता नहीं, मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं। मित्रों, आज मैं आपसे कहने आई हूँ देश में ऐसे हालात पहले भी पैदा हुए, लेकिन जब जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई युवजन ने हुंकार भरी, अंगड़ाई में अंगड़ाई ली है और परिवर्तन की लहर का कंधा बीड़ा हमेशा अपने कंधों पर उठाया है। मैं स्वयं एक ऐसे आंदोलन की उपज जब जयप्रकाश जी ने नवनिर्माण आंदोलन शुरू किया था, छात्र वाहिनी से मैं जुड़ी, युवा वाहिनी से जुड़ी और बाद में जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने परिवर्तन करके रख दिया। आज उसी परिवर्तन का आह्वान करने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया। आज का युवजन यहाँ हुंकार भरेगा, आज युवजन यहाँ से संकल्प लेकर जाएगा। जब तक देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, जब तक देश का बाहर विदेशों में जमा धन वापस नहीं आएगा, जब तक ये महंगाई का भूत समाप्त नहीं होगा, तब तक युवजन चैन की नींद नहीं लेगा, तब तक वो चुप करके नहीं बैठेगा, बल्कि लड़ाई को अपने कंधों पर उठाएगा। मैं 4 लाइनें जवानी के नाम समर्पित करती हुई अपनी बात समाप्त करती हूँ। मार्ग में शूल अथाह हो फिर भी चलने की चाह, मार्ग में शूल अथाह हो फिर भी चलने की चाह हो, आगे ही बढ़ती जाए जवानी इसको कहते हैं, अपना पथ आप बनाए रवानी इसको कहते हैं, अपना पथ आप बनाए रवानी इसको कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, श्रद्धेय सुषमा जी, श्रद्धेय राजनाथ जी, आदरणीय शाहनवाज जी को संसद जाना है। हम सभी युवा मोर्चा की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसी बीच हमारे बीच मित्रों, हमारे बीच विजय गोयल जी भी आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मैं उनका यहाँ पर मंच पर युवा मोर्चा की ओर से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस सभा के समापन पे हम सभी लोग जंतर मंतर की ओर मार्च करेंगे, संसद की ओर मार्च करेंगे। हमारे बीच में माननीय वेंकैया नायडू जी आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वेंकैया नायडू जी हम सबके बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे।
मित्रों, वर्षों से पार्टी का नेतृत्व कर रहे, हम सबका मार्गदर्शन कर रहे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, पीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हम सबके बीच में हैं। मैं उनको आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आए, हम सबको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के संघर्षशील जुझारू अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के नेता, हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान आडवाणी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी और आज की इस युवा शक्ति के इस विशाल प्रदर्शन में आए हुए बहनों और भाइयों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप भारत की सबसे ज्वलंत समस्या के लिए संवेदनशील होकर और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना से यहाँ आए। आज 9 अगस्त का दिन है। ये 9 अगस्त का दिन क्रांति दिवस कहलाता है। 9 अगस्त के दिन एक क्रांति का संदेश दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज एक नया क्रांति का संदेश आप दीजिए, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। मैं आपसे कहूंगा, भ्रष्टाचारियों आप जवाब देंगे, गद्दी छोड़ो। भ्रष्टाचारियों, 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 मैं कहूंगा गद्दी छोड़ो, युवा शक्ति आती है। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, भ्रष्टाचारियों। नया क्रांति का सूत्रपात हम करें और जब तक भारत की इस केंद्रीय सत्ता के अधिष्ठान से हम भ्रष्टाचार विहीन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोगों को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम चैन नहीं लेंगे। इस संकल्प के साथ आज हम यहाँ से अपने अपने स्थानों को जाने से पहले संसद के सभी सांसदों को बताने के लिए जाएंगे। बोलो यार, चलते हैं। मित्रों, भ्रष्टाचार की सीमाएं अनंत हो गई, लेकिन मैं आपको 2 छोटी सी जानकारी देने के बाद अपना विवेचन समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे भी संसद की तरफ जाना है। पहली बात यह है कि भ्रष्टाचार केंद्र सरकार में होता है, बड़े पैमाने पर होता है, वो अखबारों में रोज छपता है, लेकिन एक भ्रष्टाचार आम आदमी की जिंदगी में रोज होता है। हमने अध्ययन किया है, स्कूल जाने में कितना भ्रष्टाचार है, अस्पताल जाने में कितना भ्रष्टाचार है, बिजली का कनेक्शन लगवाने में कितना भ्रष्टाचार है, पानी का कनेक्शन लगवाने में कितना भ्रष्टाचार है, अस्पताल में दवाई लेने के लिए कितना भ्रष्टाचार है, सेल्स टैक्स के दफ्तर में जाने के लिए बाबुओं के साथ कितना भ्रष्टाचार है, इनकम टैक्स के दफ्तर में जाने के लिए कितना भ्रष्टाचार है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि एक साल में सन 2005 से शुरू करता हूँ, 4068 करोड़ रुपए की घूस इन छोटे छोटे दफ्तरों में पुलिस से लेकर इनकम टैक्स के दफ्तरों तक दी गई है। इसमें बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार शामिल नहीं है, लेकिन आज स्कूल में दाखिले के लिए भ्रष्टाचार, आज अस्पताल में दवाई लेने के लिए भ्रष्टाचार है, आज आपको रेलवे का रिजर्वेशन कराने के लिए भ्रष्टाचार है, आज आपको सामान्य तौर पर बिजली का कनेक्शन लेने के लिए भ्रष्टाचार है, पानी का कनेक्शन लेने के लिए भ्रष्टाचार है, अदालत में तारीख लगवाने के लिए भ्रष्टाचार है। इन सारे भ्रष्टाचारों में 2005 में 4068 करोड़ रुपए सामान्य आदमी को देना पड़ा, और तब से अगर आज तक लगाएं
2005 से 2011 है, 6 साल हो गए, तो 24,000 करोड़ रुपए इस छोटी छोटी घूस के अंदर ही लोगों की जेब से निकल गया। और ये सब देने वाले कौन है? ये आम आदमी है, गरीब आदमी है, जिसको दवाई लेने के लिए आज पैसा देना पड़ता है, बच्चे को स्कूल में अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। ये महाभयानक भ्रष्टाचार नीचे से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। ऊपर का भ्रष्टाचार इत्तेफाक से मुझे उसकी जांच करने का काम मिला है। जो कमेटी उसकी जांच करती है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मैंने उसमें पता लगाया है कि किस तरह का भ्रष्टाचार है। अभी आपने सुना होगा ये 2G घोटाला। 2G घोटाले में जो कैट है, जो संसद की इन तमाम कार्रवाइयों की जांच करने वाली संस्था है, उसने बताया है कि 1,76,000 करोड़ रुपए का अनुमानित भ्रष्टाचार। और ये भ्रष्टाचार किस चीज में हुआ है? ये आसमान के आने वाली लहरों में भ्रष्टाचार। एक बार हमने सुना था बचपने में कि एक राजा का मंत्री बहुत भ्रष्ट था, तो उसने कहा कि भाई इसको क्या करें, ये आदमी तो बहुत एफिशिएंट है मगर भ्रष्ट भी बहुत है। तो उसने कहा कि तुम जाओ समुद्र के किनारे बैठ के लहरें गिनो, भ्रष्टाचार करेगा। लेकिन वो मंत्री चतुर था कि वो समुद्र के किनारे बैठ गया और जो नाव और जहाज आती थी उसको रोक दिया। कहने लगे हमें क्यों रोका है? बोले तुम्हारे आने से हमारी लहरें डिस्टर्ब होती हैं, इसलिए हमने तुमको रोक दिया है। पहले घूस दो, उसके बाद आगे जाओ। वो तो समुद्र की लहरें गिन करके पैसा बना रहा था। और ये जो अभी तिहाड़ जेल में बैठे दिखाई दिए हैं आपको, ये आसमान की लहरें गिन करके पैसा वसूल करते थे। ये मोबाइल में जो लहरें आती हैं उसके नाम पर इन्होंने पैसा वसूल किया है, 1,76,000 करोड़। और जब हमारी कमेटी ने जिस जिसकी जांच की वो सब जेल के अंदर। बताइए मैंने ठीक किया या गलत किया? ऐसे लोगों को जेल और भिजवाना चाहिए कि नहीं? और भी ये जिसके लिए अभी आपने नारे लगाए और देखा, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स की कमेटी की उसकी जांच की है CAG ने, उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास आ गई है। उसकी जांच गहराई से करें या नहीं करें? उसमें जो अपराधी पाए जाएं उन्हें जेल भिजवाएं या ना भिजवाएं? मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं जोशी को कमेटी से हटाओ। बोले मैं कमेटी से हट जाऊं क्या? तो क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचारियों को हटाया जाए कि मुझे हटाया जाए? आप इसमें साथ देंगे? तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे फिर कहता हूं कि मैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग भ्रष्टाचारियों को इस देश की सत्ता से हटाने के लिए आखिर तक संघर्ष करते रहेंगे और उनको इस स्थान से चुप करेंगे। और फिर मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, भ्रष्टाचारियों, भ्रष्टाचारियों, गद्दी छोड़ो की युवा शक्ति आती है। गद्दी छोड़ो। धन्यवाद मित्रों। मित्रों मैं बोलूंगा, हम आए हैं संसद पर। आप बोलेंगे भ्रष्टाचार मिटाने को। हम आए हैं संसद पर। हाथ उठा के बोलिए, मुट्ठी बांध के बोलिए, हम आए हैं संसद पर। हम आए हैं संसद पर। मित्रों अब मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिसके एक आह्वान पर आप 4-4 हजार किलोमीटर से चल करके यहाँ पर आ गए हैं। अंडमान निकोबार से भी हमारे 40 कार्यकर्ता आए हैं। नागालैंड और मिजोरम से भी लोग यहाँ पर आए हैं। राष्ट्रीय एकता यात्रा के नायक जिन्होंने जम्मू लाल चौक पर जाकर के तिरंगा झंडा गाड़ा था, हमीरपुर से सांसद, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, सभी लोग खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बोले भारत माता की। भारत माता की।
की। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत पार्टी के वरिष्ठ नेता परम श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी, पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय वेंकैया नायडू जी, राष्ट्रीय महामंत्री अनंत कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, विजय गोयल जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रदेशों के आए हुए सम्माननीय अध्यक्ष और पूरे देश भर से आए हुए मेरे प्रिय कार्यकर्ता मित्रों, मैं समझ सकता हूं आप में कितना आक्रोश, आपका आक्रोश आज मेरे मीडिया के बंधुओं के माध्यम से न केवल दिल्ली के लोगों को बल्कि पूरे देश भर के लोगों को पता चल जाएगा कि आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, सांस लेनी मुश्किल हो गई है। ऐसा वातावरण है, बेचैनी होती है। इस वातावरण में एक बेचैनी है, इस वातावरण में लगता है घोर भ्रष्टाचार है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस देश में भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखने के लिए किसी में ऐसी इच्छा शक्ति है, किसी राजनीतिक दल में, किसी युवाओं में, क्या किसी में इच्छा शक्ति है कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके? जवाब मिल रहा है मित्रों, जवाब मिल रहा है और जवाब कोई और नहीं, जवाब आप है, इस देश का युवा जवाब है। अगर भारत में कोई भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा तो इस देश का नौजवान करेगा, इस देश का युवा करेगा। आज आप देश के कोने कोने से आए हैं, आप देश के कोने कोने से आए हैं अपना आक्रोश प्रकट करने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में, आदरणीय आडवाणी जी हमारे बीच में है, इनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। लेकिन मित्रों, युवा मोर्चा जिंदाबाद है, लेकिन सुनिए, मित्रों, ये आक्रोश आप संसद पर दिखाएंगे, संसद का घेराव करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, संघर्ष करेंगे। पिछले वाले मेरे मित्र नहीं करेंगे क्या? संघर्ष करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, इस भ्रष्ट सरकार की गद्दी छुड़वाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे। अगर आपने तय कर लिया है, इस युवा भारत के युवाओं ने तय कर लिया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सत्ता में आएगी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगी। लेकिन मित्रों, हम सबके सामने ये जो जेल बनी है, तिहाड़ जेल, इस तिहाड़ जेल के अंदर कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ खाए। वो लाखों करोड़ किसके थे? आपके थे, टैक्स पेयर का पैसा था, हिंदुस्तान की आम जनता का पैसा था। लेकिन आम जनता के ऊपर खर्च नहीं हुआ। अगर वो गया तो कांग्रेस और उनके भ्रष्ट सहयोगियों की जेब में गया। क्या आप उनसे बदला लेंगे? क्या आप उनको जेल में भेजेंगे? शीला दीक्षित जी का इस्तीफा करवाएंगे? तिहाड़ जेल भिजवाएंगे? आज राज्यसभा में चर्चा चल रही होगी, अरुण जेटली जी वहां पर कह रहे होंगे, बता रहे होंगे, हम तुम्हारे साथ
कि सुरेश कलमाड़ी को बनाने वाले कोई और नहीं, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बनाया। और सुनियोजित ढंग के साथ हजारों करोड़ रुपए का घोटाला अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं ने मिलकर किया है। इसलिए इस सरकार को नैतिकता के तौर पर सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, 2G स्पेक्ट्रम में कहा गया कि हमारे सहयोगियों ने घोटाला किया। क्या केवल इनके सहयोगियों ने घोटाला किया कि कांग्रेस के नेताओं का भी इसमें सहयोग रहा? क्या प्रधानमंत्री जी का भी पूरा आशीर्वाद रहा? क्या प्रधानमंत्री जी नहीं जानते थे कि 2G स्पेक्ट्रम में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है? अगर हो रहा था तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? बाद में बयान दे दिया मैं दोषी हूं, लेकिन इतना दोषी नहीं। प्रधानमंत्री जी, आप पूरी तरह से दोषी हैं। आपके कारण आज देश में अगर 64 वर्षों में सबसे भ्रष्ट सरकार कोई चली है तो आपकी यूपीए की सबसे भ्रष्ट सरकार है, जिसने सारे 64 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा था, इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा यूपीए ने 2 वर्षों में लूटा है। आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे इस्तीफा लेकर हम छोड़ेंगे। देश का नौजवान सड़कों पर उतरा है, एक नई क्रांति लाने के लिए उतरा है। पूरी दुनिया में अगर क्रांति आई तो युवाओं के बलबूतों पर आई है। आज हिंदुस्तान में भी आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी लड़ाई कोई लड़ी जाएगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। और इस लड़ाई के कर्णधार होंगे तो इस देश का नौजवान होगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होगा। अडवाणी जी, आदरणीय नितिन जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि देश के कोने कोने से जो नौजवान आए हैं केवल एक दिन का आंदोलन करने नहीं आए। 1500 कार्यक्रम हमने इससे पहले राज्यों में किए हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम संसद घेराव का यहाँ पर किया। महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज के दिन ही कहा था हम कहते हैं भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। आज के युवाओं ने नारा दिया है भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। आज हम इनसे इस्तीफा लेकर देंगे, चाहे वो शीला दीक्षित जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो। आज नैतिकता के तौर पर इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन मैं अपने युवा मित्रों से कहना चाहता हूँ, हमें आशीर्वाद देंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, नितिन जी करेंगे, अडवाणी जी करेंगे, बाकी वरिष्ठ नेता करेंगे। लेकिन आज के संसद घेराव के बाद यह आंदोलन खत्म नहीं होता। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए आज से यह आंदोलन खड़ा होगा। देश के कोने कोने में आवाज कोई लेकर जाएगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता लेकर जाएगा। आपने एक नारा दिया है यहाँ पर आने से पहले, वही नारा देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अब तो ये स्पष्ट है कांग्रेस आई भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है, आवाज नहीं आ रही। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। मित्रों, अडवाणी जी ने 2009 के चुनाव में कहा था हम सत्ता में आएंगे तो विदेशों में पड़ा काला धन वापस लेकर आएंगे। उस समय की सरकार बनने से पहले मनमोहन सिंह जी ने कहा था हम भी आएंगे, 100 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हुई? 100 दिन के अंदर क्या 1 वर्ष बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 वर्ष बीत गया। आखिर कब कार्रवाई होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर विदेशों से काला धन कभी देश में वापस आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये भ्रष्ट सरकार रहेगी तो आपका पैसा लूटेंगे, लेकिन विदेशों का काला धन कभी वापस नहीं आएगा। काला धन अगर कोई वापस ला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी लाएगी और राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके आम आदमी के ऊपर खर्च करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज नैतिकता की बात की जाती है, आज नैतिकता की बात की जाती है। मेरे मीडिया के मित्र पूछ रहे थे कि कांग्रेस आई कहती है कि शीला दीक्षित के ऊपर आरोप बहुत गंभीर नहीं है। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, बहुत वर्ष पहले
अडवाणी जी के ऊपर बात आई थी, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था और कहा था मैं पाक साफ भी हूँ, और हमारी पार्टी ने वो करके दिखाया था, केवल सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, केवल अपना पद संभालने के लिए नहीं। इस देश में, इस देश की राजनीति में एक ऐसा उदाहरण लाल कृष्ण अडवाणी जी है। आज उनसे उदाहरण लेकर कांग्रेस आई तो अपने नेताओं के इस्तीफे दिलाने चाहिए, क्योंकि अगर उनके नेता भ्रष्ट है तो इस्तीफा दे, निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उनके लोगों को तिहाड़ जेल भेजा जाए, क्योंकि देश की जनता का पैसा कांग्रेस के नेताओं ने खाया है। इसलिए हम इस मंच से एक बात कहते हैं, अगर शीला दीक्षित का इस्तीफा नहीं लिया गया, अगर कांग्रेस इसी तरह भ्रष्टाचार करती रही तो इसी तरह का आंदोलन पूरे देश भर में खड़ा करेंगे और इस भ्रष्ट सरकार से आपको छुटकारा दिलाएंगे। मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय अडवाणी जी का, नितिन जी का और पार्टी के सभी नेताओं का युवा मोर्चा की ओर से धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ पर आकर युवा मोर्चा का मार्गदर्शन किया और अपनी ओर से जो पूरे देश भर से लाखों नौजवान यहाँ पर आए हैं, कई विधायक, कई सांसद यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। युवा मित्रों, पार्लियामेंट में भी आज हंगामा हो रहा है। अभी अभी राज्यसभा अडजर्न हो गया इसी भ्रष्टाचार का विषय को लेकर। पूरा देश में लोग चाहते हैं देश में और एक जयप्रकाश नारायण आंदोलन होना चाहिए, दूसरी जेपी टाइप आंदोलन देश भर में होना चाहिए। इसके लिए पूरा युवा मोर्चा, देश का युवता पूरा देश में इसका जिम्मेदारी देना चाहिए। कारण क्या है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी कर दिया। सभी इलाके में जहां भी देखो भ्रष्टाचारी है, देश में भ्रष्टाचार है। लाखों करोड़ रुपया इस देश के इतिहास में इतना भ्रष्टाचार सरकार कभी आया नहीं, भविष्य में भी आने का संभावना नहीं है। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भ्रष्टाचार में नंबर 1 स्थान पे पहुंच गया मनमोहन सिंह जी का सरकार। इसलिए इस सरकार को हटाना है, इसके लिए देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए। बाबा रामदेव जी का आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन, युवा मोर्चा का आंदोलन, पूरा देश में सभी पॉलिटिकल पार्टी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मगर पूरे देश में इस तरह का कांग्रेस पार्टी व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हुआ नहीं। तो जेल में बैठे ये लोग केवल पात्रधारी है, मगर अभी भी सूत्रधारी बाहर है। पात्रधारी अंदर है मगर सूत्रधारी बाहर है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए तो सूत्रधारियों को भी पकड़ना चाहिए, उनको भी जेल भेजना चाहिए, तुरंत जेल भेजना चाहिए। मित्रों, मनमोहन सिंह जी सरकार आने के बाद एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, तीसरी ओर आतंकवाद और चौथी ओर किसानों का आत्महत्या, सब कुछ हो रहे और सरकार में बैठे हुए लोग सो रहे। देशवासी रो रहे, सरकार में बैठे हुए लोग सो रहे। मनमोहन सिंह जी पूछो मैं भ्रष्टाचार के बारे में क्या है, उन्होंने ठोस कदम उठाएंगे to take strong action. What action? No action is the action of Manmohan Singh. No action is the action of Manmohan Singh government. That is the action of the UPA government. मित्रों, महंगाई के बारे में पूछो कि महंगाई ऊपर जा रही है तो कहेंगे सितंबर तक कम हो जाएगा। सितंबर में पूछो मार्च तक कम हो जाएगा। मार्च में पूछो तो सितंबर, सितंबर में पूछो तो मार्च सितंबर ऐसा चला रहे 6-7 साल से। देश भर में किसानों, हजारों संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बुनकर लोग भी निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये सरकार ज्यादा दिन चलेगा नहीं। देश भर में जहां भी जाए लोग कह रहे वेंकैया जी बीजेपी वापस आना चाहिए, एनडीए को वापस आना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है देश में जब भी चुनाव होगा, देश भर में परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए दोबारा वापस आएगा। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जिस तरह का सरकार चलाया, अच्छा काम करके दिखाया, ऐसा दोबारा ऐसा मौका एनडीए को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो हम लोग अभी नितिन जी को और अडवाणी जी को सुना है, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे यशस्वी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रद्धेय
नितिन गडकरी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनको आग्रह कर रहा हूं कि वे यहाँ पर आकर के हम सबको संबोधित करें। श्रद्धेय रबानी जी, हमारे युवा मोर्चा के युवा अध्यक्ष अनुराग जी, नीचे से गया मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के श्रेष्ठ नेतागण और युवा साथियों, भाई और बहनों, आप सबको पता है कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी ने लूट मचाई है। एक तरफ गरीब मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है और कांग्रेस पार्टी के नेता देश में लूट मचा रहे हैं। अगर ये कांग्रेस पार्टी का अगर सही में कोई नाम रखना है तो ये लक्ष्मी दर्शन पार्टी है, ये कोई कांग्रेस पार्टी के नाम इसका ठीक नहीं है। हमने उस समय कहा था कि ये जो भ्रष्टाचार की बारात निकली है, इसका दूल्हा भले राजा हो, पर बारातियों के रूप में जो भ्रष्ट कांग्रेस के नेता उस बारात में शामिल है, ये बात हमने कही थी, वो पूरी तरह से सिद्ध हुई है। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जितने वक्तव्य मैंने दिए थे और जिन जिन लोगों के नामों का उल्लेख किया था, वो हर बात सिद्ध हुई है। आज सीएजी हो या शुक्लू कमेटी हो, हर बात इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कॉमनवेल्थ के नाम पर इस देश के गरीब लोगों के खजानों को लूटने का महापाप अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, इसके लिए वो जिम्मेदार है। सोनिया जी कह रही थी कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। सुरेश कलवाड़ी तिहाड़ जेल में गया, राजा गया, एक के पीछे अनेक लोग गए, तब इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। तब कांग्रेस कह रही थी कि राजा भ्रष्ट है, हमने उसको निकाल दिया, कलवाड़ी है उसको निकाल दिया, मारन का रेजिग्नेशन ले लिया। पर सीएजी के रिपोर्ट के बाद अब ये बात सामने आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 20,000 करोड़ का जो काम दिल्ली में हुआ है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इस बात का प्रमाण सीएजी ने देश के सामने रखा। मैं कांग्रेस पार्टी से और सोनिया गांधी जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि मीडिया के सामने आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। हमने तो अशोक चौहान को हटाया, हमने तो राजा को हटाया, हमने तो कलवाड़ी पर कार्रवाई की, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, सवाल हमको पूछते थे। मैं सोनिया जी आपको यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप में हिम्मत है तो देश के जनता के सामने इस सवाल का जवाब दो कि सीएजी के रिपोर्ट में शीला दीक्षित भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस प्रकार का रिपोर्ट आने के बाद आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? भ्रष्टाचार को कवर अप क्यों कर रही है और शीला दीक्षित पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, ये क्यों कह रही है? इसका जवाब दो। मेरे युवा साथियों, कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित को इसलिए बचाना चाहती है कि शीला दीक्षित के बाद अगर नंबर किसका लगने वाला है तो मनमोहन सिंह जी का नंबर लगने वाला है और बाद में भ्रष्टाचार की तार गांधी परिवार के घरों तक पहुंचने वाली है और इसके कारण शीला दीक्षित को अभय देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमने सवाल उठाया
कि कॉमनवेल्थ गेम में जो खर्चा हुआ है वो हर पैसे को मंजूरी कैबिनेट ने दी या नहीं दी, कैबिनेट सब कमेटी ने दी या नहीं दी, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने अप्रूवल दिया या नहीं दिया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने स्वीकृति दी या नहीं दी, मिनिस्टर ने स्वीकृति दी या नहीं दी। बहनों और भाइयों, ये कॉमनवेल्थ गेम का भ्रष्टाचार ये केवल शीला दीक्षित तक सीमित नहीं है। शीला दीक्षित तो भ्रष्टाचार से लिप्त है, पर इस भ्रष्टाचार की तार शीला दीक्षित से घर से निकलकर प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर जाती है और प्रधानमंत्री के घर से निकलकर सोनिया गांधी जी के घर पर पहुंचती है। अब ये काले पत्थर की सफेद लकीर है। अभी आज राज्यसभा में आदरणीय अरुण जी ने सरकार को सवाल पूछा कि कॉमनवेल्थ गेम के लिए तीनों स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने तीनों की छुट्टी हो गई, बेचारे सुनील दत्त तो ऊपर चले गए और मणिशंकर अय्यर वो सर्कस में बेचारे कहां घूम रहे पता नहीं। वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सर्कस है। अब सर्कस में कितने प्राणी और कितने जोकर है इसका हिसाब तो दिग्विजय सिंह के पास होगा, हमें क्या पता। सभी चले गए और जो कागज आज पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुए उसके आधार पर कलमाड़ी का लेखा जोखा सामने आया है और जिसमें कलमाड़ी ने कहा है कि यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी दोनों मुझे अध्यक्ष के रूप में कॉमनवेल्थ गेम के संयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने खुले रूप से कही है। प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी इस बात का जवाब दो कि जब आपके डिपार्टमेंट ने, पीएमओ ने, सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था इस प्रकार से कलमाड़ी जी की नियुक्ति करना उचित नहीं है, तो ऐसी कौन सी बात थी मनमोहन सिंह जी किसके दबाव में अपने पूरे प्रशासन का विरोध करके किसके इशारे पर आपने कलमाड़ी की नियुक्ति की थी? जरा हिंदुस्तान की जनता को आप साफ सुथरी आवाज में बता दो। पर हमारे मनमोहन सिंह जी का आवाज ही निकलता नहीं, वो साइलेंट मोड पर है, वो बोले ही नहीं पाते। मुझे पता नहीं ये साइलेंट मोड कैसे दूर हो सकता है। ये साइलेंट मोड का रिमोट सोनिया जी के हाथ में है और बहनों और भाइयों ये बात साफ हो गई है कि सुरेश कलमाड़ी की नियुक्ति अगर इसमें अध्यक्ष रूप में अगर किसी ने की है तो सोनिया गांधी जी के इशारे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सुरेश कलमाड़ी की नियुक्ति की है। ये बात अब साफ हो गई है। जब सबके विरोध के बावजूद अगर सुरेश कलमाड़ी की नियुक्ति हुई है और वो अगर सोनिया जी ने की है तो जिसने करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करके जो तिहाड़ जेल में बैठा है उस भ्रष्ट कलमाड़ी को सोनिया जी आपने नियुक्त क्यों किया? क्या कारण है, क्या वजह है, इसका रहस्य क्या है, ये हिंदुस्तान की जनता को आप बताइए। पर कांग्रेस पार्टी ये बताना नहीं चाहती। बहनों और भाइयों, अनुराग जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में उन्होंने एक बड़ा स्टेडियम बनाया, वो केवल 44 करोड़ में बनाया। शिवाजी स्टेडियम का काम अभी भी अधूरा पड़ा है और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मैं इतने बार बात करता हूं, मेरा रिकॉर्डिंग ठीक से करिए और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के पास पहुंचाइए और उनको पूछिए कोई मर्द की औलाद है तो मेरे ऊपर डिफेमेशन की सूट डालो और कहो मेरे सामने क्या करना। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इसको रिपेयर किया गया, जो कपड़ा लाया गया अमेरिका से, सिलाया मेक्सिको में, रोपवे लाई जर्मनी से, नट बोल्ट लाए स्विट्जरलैंड से, आर्किटेक्ट ऑस्ट्रेलियन, कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन और संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए मजदूर लाए गए ऑस्ट्रेलिया से।
क्या हमारे देश में संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए भी कारीगर नहीं है? क्यों यह हुआ? जो काम 200 करोड़ में होना चाहिए, मैंने भी कंक्रीट में बहुत कुछ काम किया है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कंक्रीट का काम मैं जब मंत्री था तब मैंने किया। मैंने स्क्वायर फीट के हिसाब से उसकी कीमत निकाली। अगर 5 स्टार होटल भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के उतने अगर स्क्वायर फुट में अगर हम बनाते तो भी उसकी कीमत 250 करोड़ के ऊपर नहीं हो सकती। पर इन्होंने उस स्टेडियम को रिपेयर करने के लिए 980 करोड़ रुपए खर्चा किए। ये पैसा किसका है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले फाइनेंशियल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन निश्चित होता है और इस क्वालिफिकेशन में गड़बड़ की गई। हिंदुस्तानी कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और विदेशी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। ये समोसा, आलू बोंडा और सैंडविच देने के लिए भी ताज कैटरर को डिस्क्वालीफाई किया गया और जब लंदन की एक कंपनी के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया तब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला सैंडविच और चाय पिलाने का। ये क्यों चला? इसका जवाब मनमोहन सिंह जी देश की जनता को दे। प्रसार भारती का हिंदुस्तान की सब टेलीविजन कमिटी टेलीकास्ट करने वाली डिस्क्वालीफाई की गई और लंदन के कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और 3 दिन के अंदर इस कंपनी ने 180 करोड़ रुपए का देश को चूना लगाकर इस कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को आउटसोर्स करके दिया। ये क्यों चल रहा था? आज तो यहाँ खेल नगरी बनी थी। मैंने आरोप किया था, बड़े कांग्रेस वाले बौखला गए थे। तब कनिक सिंह कौन है? कनिक सिंह किसका दोस्त है? और उस पूरे कंस्ट्रक्शन में घोटाला हुआ जो आज सीएजी ने निकाला है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि कनिक सिंह आपका कौन है? जरा हिंदुस्तान की जनता को बताओ और उसका उस कंपनी से क्या रिश्ता है ये बताओ। बहनों और भाइयों, देश में लूट मची है। ये देश किसी के बाप के जहागीर नहीं है। ये देश हिंदुस्तान की गौर गरीब जनता का अधिकार इस देश पर है। हम एक पार्टी को और एक परिवार को देश को लूटने नहीं देंगे। हम देश को बचाएंगे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, देश के बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये पैसा गांव की तरफ ले जाकर गांव का विकास करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है और इससे आप इतनी बड़ी ताकत में इकट्ठा हुए हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप संकल्प करिए कि हमारे इस मातृभूमि को, हमारे हिंदुस्तान को हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और जो भ्रष्ट लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जिन्होंने देश के संपत्ति को लूटने का काम किया है, उसके लिए हम नारा देंगे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भ्रष्टाचारियों का राज बदल दो। बहनों और भाइयों, ये देश को भ्रष्टाचार से बचाना है। कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित पर कार्रवाई नहीं करना चाहती। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरी नीति है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि अगर शीला दीक्षित पर कार्रवाई हो जाएगी तो आगे तो प्रधानमंत्री का नाम आएगा, आया ही है। अब ये बात सिद्ध हो गई है। ये मीडिया के लोग इतने बैठे, कागज सबके पास है। हर चीज को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्वीकृति दी है। सीएजी के रिपोर्ट में साफ सुथरा कहा है और प्रधानमंत्री ने जो शुक्ल कमेटी अपॉइंट की थी उन्होंने भी साफ रूप में कह दिया है और जिसकी कमेटी प्रधानमंत्री जिनकी अपॉइंट की उसी के अहवाल को उन्हीं की दिल्ली की राज्य सरकार ने कचरे के टोकने में फेंकने का काम किया है। फिर भी प्रधानमंत्री का मोड साइलेंट है, वो नहीं बोल रहे। यह गूंगी और बहरी सरकार है, भ्रष्टाचार के कारण लाचार बनी हुई सरकार है। यह देश को लूटने वालों की पार्टी है और हमको धमकियां देते हैं, हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने याद रखना चाहिए कि हम ईद का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। ये युवा, ये जिंदा दिली का नाम है, हम लड़ने के लिए आए हैं।
पार्टी ने संकल्प किया है कि देश में इस भ्रष्टाचारियों के शासन को, इन भ्रष्टाचारियों को हम हटाएंगे और इन सब भ्रष्ट कांग्रेस के नेताओं को तिहाड़ जेल में लगे तो एक बात जरूर करेंगे कि अभी जितने जेल के कमरे उसमें से और अच्छे कमरे हम कराएंगे, आवश्यकता होगी तो एसी लगा देंगे, पर इनकी सबकी जगह संसद में बैठने की नहीं है, इनकी जगह तिहाड़ जेल में जाने की है, वहीं जाने के लायक है क्योंकि इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। आज आप संघर्ष करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ता भाई और बहनों, एक बात का संकल्प करके यहां से जाइए कि हम हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। हम इस देश के भ्रष्टाचारी लोगों को हटाएंगे। साफ सुथरा स्वच्छ प्रशासन, गरीबों के हितों में काम करने वाली सरकार, जो किसानों की आत्महत्या रोक सकती है, जो बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है, वो सपना भारतीय जनता पार्टी का है। हम इस देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। हमारे इस मातृभूमि को दुनिया की एक महासत्ता बनाना चाहते हैं। हम इस देश के लिए काम करना चाहते हैं। हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मिशन लेकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसलिए मैं आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आज का आंदोलन ये शुरुआत है। ये भ्रष्ट लोग इतने आसानी से नहीं जाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर हम कड़ा संघर्ष करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर अपने हर गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संघर्ष हमने शुरू किया है, उस संघर्ष को पूरी शक्ति और ताकत के साथ हम चलाएंगे। जब तक ये भ्रष्ट सरकार नहीं जाती, तब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे। हम काम करते रहेंगे। यही संकल्प करके आप यहां से जाइए, यही आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मित्रों, इससे पहले कि सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो, मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं कि नोएडा के जो कार्यकर्ता हैं, आप सब लोग बैठ जाइए और नारेबाजी मत कीजिए। नोएडा महानगर बिल्कुल शांत रहिए। आप सब लोगों को जो जंतर मंतर की ओर, संसद की ओर मार्च करना है, मंच के बाईं ओर ये जो गेट बना है, इससे हम लोग बाहर निकलेंगे और वहां पर एकत्र होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। मित्रों, सदस्य आडवाणी जी हम सबके बीच में हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आप सबको संबोधित करने के लिए मंच पर आए। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। लोकसभा में विपक्षी नेता सुषमा जी यहाँ से जाते जाते मुझसे पूछते गई थी कि आप 2 बजे तक लोकसभा पहुँच जाएंगे। मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ कि 2 बजे से क्या अभी से आपके साथ चल पड़ूं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो आपने आज कार्यक्रम किया है, वह स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। युवा मोर्चे ने इस साल में, इस वर्ष के आरंभ में एक शानदार कार्यक्रम किया था, जब पश्चिम बंगाल से चल करके जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ, वहां से चल करके
कश्मीर तक की एक यात्रा की थी, तिरंगा यात्रा। उस पुराने उनके संघर्ष को याद दिलाने के लिए और राष्ट्र की एकता के लिए ये जो तिरंगा यात्रा आपने की थी वो इतनी शानदार थी कि मुझे लगता था कि युवा मोर्चे को राष्ट्रीय स्तर पर कोई और कार्यक्रम करने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपने इतना शानदार प्रदर्शन यहाँ पर किया है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर के नौजवान यहाँ पर आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी को, युवा मोर्चे को और युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को और उनके सब सहकारी सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि संसद का घेराव करने के लिए आप जब जाएंगे तो अधिकारियों ने अनुराग जी को और उनके साथियों को कहा है कि हम बहुत ज्यादा लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर लो। और अगर आपको संकोच है, अगर सचमुच जो भ्रष्टाचारी हैं उनको गिरफ्तार करने में, तो हमको संकोच क्यों होना चाहिए? हमको गिरफ्तार करो। हम जितने लोग प्रदर्शन करके सेक्शन 144 तोड़ करके गिरफ्तार होना चाहते हैं उनको पकड़ो, आप क्यों नहीं पकड़ते हो? इनके लिए तो आपको एक विशेष बनाना पड़ेगा, कोई और कारावास। मित्रों, इन दिनों में इस 2G स्कैम की चर्चा बहुत हुई है, स्पेक्ट्रम का घोटाले की चर्चा बहुत हुई है। उसका कारण केवल एक है कि कुल मिलाकर के जब CAG ने कहा कि इसमें देश का कितना बड़ा घाटा हुआ है, 1,76,000 करोड़, तो इस आंकड़े के कारण लोग परेशान हुए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1947 से लेकर के या 1950 से लेकर के, जब से लेकर के भारत का संविधान बन गया और हम एक लोकतंत्रीय देश के नाते काम करते रहे, तब से लेकर के सैकड़ों घोटाले हुए, सैकड़ों। पहले मुझे याद है कि जब कृष्ण मेनन हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री थे तब एक जीत घोटाला हुआ, और अभी कुछ ही दिन पहले रक्षा मंत्रालय के क्षेत्र में बोफोर्स का घोटाला हुआ। जीत घोटाले से लेकर के बोफोर्स घोटाले तक और आज तक के जितने घोटाले अनेक गिनाए गए हैं, उन सबको जोड़ दूं तो भी मुझे लगता है कि संसद में सरकार की विजय प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से सांसदों की खरीद फरोख्त हुई, सांसदों को खरीदा गया, किसी को 5 करोड़ दे करके, किसी को 10 करोड़ दे करके, किसी को 15 करोड़ दे करके, ये जो जिसको कैश फॉर वोट्स का स्कैंडल कहते हैं, उससे बड़ा घोटाला कोई स्वतंत्र भारत में नहीं हुआ। बाकी जितने घोटाले होते हैं उसमें तो एक आध मंत्री को, एक आध अधिकारी को कुछ रुपए दे करके और कोई फायदा उठाना चाहता है, लेकिन ये कैश फॉर वोट, ये जो घोटाला हुआ, उसके समान घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में क्या किसी लोकतंत्रीय देश के इतिहास में इस प्रकार का घोटाला नहीं हुआ। आज दुनिया भर में लोग कहते हैं कि भारत गरीबी नहीं मिटा सका, भारत भुखमरी नहीं मिटा सका, भारत निरक्षरता नहीं मिटा सका, लेकिन लोग भारत की इज्जत करते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। और हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है, उस चुनाव में जो जीत जाता है वो सरकार बनाता है। एक समय था जब लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं चल सकेगा, लेकिन आज 60 साल बाद भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र
लोकतंत्र की इज्जत होती है, आदर होता है। इस सरकार पर हमारा जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये नहीं है कि उन्होंने पैसा खाया, उन्होंने लूटा, उन्होंने बेईमानी की और जिसके कारण उनके कुछ मंत्री जेलों में गए, जैसे ये बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन मेरा आरोप है कि इन्होंने हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी साख थी कि यह लोकतंत्र में एक सफल लोकतंत्र रहा है, उस साख पर बट्टा लगाया। उस समय 2008 में कांग्रेस पार्टी का बहुमत खत्म हो गया, लेफ्ट पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया और तब जब बहुमत चला गया उसी समय लोकसभा का चुनाव होने वाला था और इसलिए डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज चल रहा था और जो डिलिमिटेशन चल रहा था उसके कारण किसी सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म हो गई थी, किसी सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पहले रिजर्व थी वो जनरल हो गई थी, जो पहले जनरल थी वो रिजर्व हो गई थी। इसीलिए उस सांसद को विश्वास था कि मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी या मैं नहीं खड़ा हो सकूंगा। उस समय जो सरकार में थे और जिनका बहुमत चला गया था, उन्होंने अपने सब साथियों को कहा, हिंदुस्तान के सब राज्यों को कहा, मुख्यमंत्रियों को कहा, सब जितने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे उनको कहा, पता लगाओ कौन कौन सांसद बिकाऊ है और जो जो सांसद बिकाऊ हो उसकी क्या कीमत है। किसी की 1 करोड़ की कीमत होगी, किसी की 5 करोड़ की होगी, किसी की 10 करोड़ की होगी। हम वो पैसा आपको देंगे और आप उसको खरीदो। मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक बात किसी लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती और इस सरकार ने न केवल बेशर्मी से की लेकिन अमेरिकियों को दिखाया, अमेरिकियों को कहा कि आप ऐसा नहीं मानो कि हम आपके साथ न्यूक्लियर समझौता नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारी सरकार का बहुमत चला गया। भले हमारी सरकार का बहुमत चला गया हो लेकिन हमने व्यवस्था की है कि हमको बहुमत प्राप्त हो, हम विश्वास मत उसके समर्थन में सफल हो जाए। और सतीश शर्मा नाम का एक सांसद है कि जो सरकारी पक्ष के बहुत निकट है, उनके घर जाकर के करेंसी नोट दिखाए, 2 बड़े-बड़े पेटियां दिखाई और कहा देखो इतने हमारे पास रुपए पैसे पड़े हैं, जितनी जिसको जरूरत होगी हम देंगे। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री ने संसद में, दोनों सदनों में जाकर के कहा कि ये सारी बात बेकार है, हमने किसी को ड्राइवरी नहीं की, किसी को रिश्वत नहीं दी, हम तो जीत गए, जनता ने हमको जितवा दिया। और जनता से जितवा दिया उसके थोड़े ही दिन बाद एक विकीलीक्स का रहस्योद्घाटन हुआ कि जिसमें सतीश शर्मा का नाम दिया गया। आज मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कैश फॉर वोट्स का कॉग्निजेंस लेकर के कहा है कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मैं सभी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि सतीश शर्मा को भी, उनको भी जो इनके इतने निकट हैं, उसको भी, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसके भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में पंडित नेहरू के समय से लेकर के आज तक जितनी सरकारें हुई हैं, भ्रष्टाचार के मामले में इस सरकार से कोई पहले की बात, कोई सरकार मुकाबला नहीं कर सकती, कोई सरकार ऐसी नहीं होगी। सबसे भ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई रही है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही है। और उसके लिए जितने अपराधी प्रधानमंत्री हैं उतनी ही अपराधी सत्ता पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उनका भी उतना ही हाथ है। मुझे बहुत खुशी है कि महंगाई, काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के इतनी बड़ी रैली युवा मोर्चे ने की है। ये तीनों इश्यूज ऐसे हैं कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर से उठाया है और मुझे विश्वास है कि इसको
मित्रों, हम सब लोग संसद की ओर मार्च करेंगे। मंच के बाईं ओर जो दरवाजा है वहां से आप सब लोग निकलेंगे, लेकिन आप लोग मंच के बाईं ओर रुक करके वहीं पर इंतजार करेंगे। मित्रों, यहाँ हम जिस कार्यक्रम के लिए आए थे उसका एक भाग युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। किसी नेता का पप्पू नहीं कि रास्ते में रुक जाएगा, किसी हाल में नहीं रुकेंगे, जरूर जाएंगे। मैं स्टैंड लेके जाऊंगा। हाँ तू बैठ, वहाँ पे मैं आ रहा हूँ। युवा मोर्चा के वास्ते